तो फिल्म की शुरुआत में एरिस नाम की एक लड़की दिखाई जाती है जो बहुत ज़्यादा टूटी हुई होती है। उसके बेटे की मौत हुए कुछ टाइम ही हुआ था और उसको लगने लगा था कि उसकी लाइफ अब वहीं रुक गई है। उसके दिमाग में अजीब अजीब बातें आने लगी थी। एक रात जब सब सो रहे होते हैं तो वो चुपचाप अपनी पॉकेट में एक छोटी सी नाइफ डालती है और गाड़ी लेकर घर से निकल जाती है। सुबह होते होते वो एक पहाड़ी एरिया में पहुंचती है जहां उसके बेटे को दफनाया गया था। वो वहां बैठकर अपने बेटे से कुछ इमोशनल बातें करती है। अब वो अपनी लाइफ से थक चुकी थी। चलते चलते पहाड़ी के एकदम किनारे पहुंच जाती है और जंप करने ही वाली होती है कि वहां एक आदमी आता है। उस आदमी का नाम होता है रिचर्ड। वो समझ जाता है कि एरिस कुछ गलत करने वाली है। वो उसको रोकने की कोशिश नहीं करता, बस बोलता है मरने से पहले कुछ बातें कर लें। फिर वो उसे एक लड़के की कहानी सुनाता है जो बहुत एक्साइटेड और जिंदा दिल था। उसे कार्स का बहुत शौक था, लेकिन एक दिन वो अपनी फ्रेंड के साथ एक्सीडेंट में फंस जाता है। एलआरएच का तो बच जाता है, लेकिन उसकी फ्रेंड मर जाती है। इस हादसे ने उसे अंदर से तोड़ दिया था। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी फैमिली उससे कितना प्यार करती है और वो सब उसका यट कर रहे थे। तब उसे समझ आया कि वो अपनी लाइफ को खुद रोककर गलती कर रहा था। रिचर्ड एरिस से कहता है, कोई मरना नहीं चाहता, बस कुछ पल हमें इतना तोड़ देते हैं कि लगने लगता है कि यही रास्ता सही है। अब तुम चाहो तो जा सकती हो, मैं जा रहा हूं। ये कहकर वो चला जाता है, लेकिन उसकी बातों का असर एरिस पर हो जाता है। वो मरने का इरादा छोड़कर वापस गाड़ी की तरफ जाती है। जैसे ही वो अपनी गाड़ी के पास पहुंचती है तो देखती है कि रिचर्ड ने अपनी गाड़ी उसकी गाड़ी के बिल्कुल पास पार्क की हुई है, जिससे वो अपनी गाड़ी का दरवाजा नहीं खोल पा रही होती। तभी रिचर्ड अपनी गाड़ी से एक अम्ब्रेला लेकर आता है और बोलता है, मैं हेल्प कर देता हूं। यहां एरिस को थोड़ा अजीब लगता है कि इतनी धूप भी नहीं है, फिर भी ये अम्ब्रेला क्यों। तभी वो उसी अम्ब्रेला से एरिस पर अटैक कर देता है। वो अम्ब्रेला एक इलेक्ट्रिक अम्ब्रेला होता है। उसे शॉक लगता है और वो वही बेहोश हो जाती है। बेहोशी की हालत में भी उसे हल्का हल्का होश रहता है। उसे फील होता है कि रिचर्ड उसके हाथ पांव बांध रहा है। फिर वो उसे उठा के अपनी गाड़ी में डाल देता है। जब उसे होश आता है तो वो रिचर्ड से कुछ नहीं बोलती, बल्कि चालाकी से अपनी स्मार्ट वॉच से हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन रिचर्ड को पता चल जाता है। वो बोलता है, कोशिश कर लो, यहाँ कोई नेटवर्क नहीं है, तुम किसी को नहीं बुला पाओगी। अब ये आइडिया फेल हो जाता है तो उसे याद आता है कि उसने पॉकेट में नाइफ रखी थी। वो चुपचाप नाइफ निकालती है और टाई काटने लगती है। आवाज न हो इसलिए वो रिचर्ड से बात करती रहती है ताकि उसका ध्यान बंटा रहे। जैसे ही हाथ फ्री होते हैं वो बिना टाइम वेस्ट किए रिचर्ड पर हमला कर देती है। लड़ाई में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ता है और गाड़ी एक पेड़ से टकरा जाती है। एक्सीडेंट में दोनों को चोटें लगती हैं। एरिस फिर से रिचर्ड से बचने की कोशिश करती है। सीट बेल्ट से उसका गला दबाने लगती है, लेकिन रिचर्ड बच जाता है। फिर एरिस एक और अटैक करती है और दोनों गाड़ी से बाहर गिर जाते हैं। अब एरिस के पास चाकू होता है, लेकिन रिचर्ड कहता है, क्या तुम मुझे इतना बेवकूफ समझती हो कि ऐसे सामने खड़ा रहूंगा? मैंने तुम्हें एक इंजेक्शन दिया है, 20 मिनट में तुम्हारा पूरा शरीर पैरालाइज हो जाएगा। जो करना है कर लो। ये सुनकर एरिस डर जाती है और जंगल की तरफ भागती है। लेकिन भागते भागते उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया। अब वो रेंगने लगती है। रिचर्ड उसे ढूंढते हुए पास आ रहा होता है। वो एक पेड़ की छाल के नीचे छुप जाती है, लेकिन वहां उसके ऊपर चींटियां चढ़ जाती हैं और वो डर के मारे चीख देती है। रिचर्ड को उसकी लोकेशन पता चल जाती है। बचने के लिए वो खुद को घसीटते हुए नदी में डाल देती है। रिचर्ड पीछे से चिल्लाता है, तुम तैर नहीं पाओगी, डूब जाओगी। लेकिन एरिस उसकी बात नहीं सुनती। पानी के बहाव से वो झरने के पार पहुंच जाती है। किनारा पास होता है और उसके पास सिर्फ 1 मिनट बचा होता है। वो पूरी ताकत लगाकर किनारे तक आती है। उसे सामने एक फार्म हाउस दिखाई देता है। वो फार्म हाउस की तरफ बढ़ती है, लेकिन इससे पहले कि पहुंचती वो गिर जाती है। अब वो ना चल पा रही होती है, ना बोल पा रही होती है, बस आंखों से रिएक्शन दे पा रही होती है। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा आदमी आता है जो फार्म हाउस में काम करता था। वो एरिस को देख लेता नहीं पाया और पूछता है, क्या हुआ? लेकिन एरिस को जवाब नहीं दे पाती। बूढ़ा आदमी छोटे छोटे सवाल करता है, क्या तुम मुझे सुन पा रही हो? क्या तुम्हें मदद चाहिए? और एरिस अपनी आंखों से जवाब देती है। हाँ के लिए एक बार पलक झपकाती है,
ना के लिए 2 बार। उसकी आंखों से बात समझकर वो आदमी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाता है और उसे एक ट्रॉली में डालकर घर ले जाता है। लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर आते हैं, तभी दरवाजा बजता है। आरिस समझ जाती है कि बाहर रिचर्ड ही है। वो तेजी से आंखें झपकाकर बूढ़े आदमी को इशारा करती है कि वो आदमी बहुत खतरनाक है। लकीली वो बूढ़ा आदमी समझ जाता है और एरिस को सोफे के पीछे छुपा देता है। जब दरवाजा खोलता है तो सच में रिचर्ड ही सामने होता है और उसके साथ शुरू होता है एक नया ड्रामा। वो रोने लग जाता है ओल्ड मैन के सामने और बोलता है, मेरा बेटा मर गया है और मेरी वाइफ सदमे में चली गई है। उसकी बॉडी पैरालाइज हो गई है। वो कहीं चली गई है, मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा। ओल्ड मैन शुरू में उसकी बातों में नहीं आता। मैं बोलता हूं, कॉल करके देख अपनी वाइफ को। तो रिचर्ड झूठ बोल देता है, मेरा फोन रास्ते में गिर गया। उसके नकली आंसू देखकर ओल्ड मैन थोड़ा थोड़ा उसकी बातों में आने ही वाला था। तभी रिचर्ड की पॉकेट से उसका फोन गिर जाता है। ओल्ड मैन उसका झूठ पकड़ लेता है। अब रिचर्ड भी असली रंग दिखा देता है। बोलता है, ठीक है, अगर तूने पहचान ही लिया है तो सच बता, एरिस को देखा है या नहीं? ओल्ड मैन बोलता है, पुलिस को कॉल कर दूंगा। लेकिन रिचर्ड उस पे हमला कर देता है। पर उसे नहीं पता था कि ओल्ड मैन उससे ज्यादा ताकतवर है। ओल्ड मैन ने उसे जमकर पीटा। रिचर्ड की आधी ताकत निकल गई। वो उसे गिरा देता है और पुलिस को कॉल करने ही वाला होता है कि रिचर्ड को एक चाकू मिल जाता है। वो चाकू उसकी टांग में स्टैब कर देता है। ओल्ड मैन नीचे गिर जाता है। तभी रिचर्ड वही चाकू निकालकर उसके पेट में घुमा देता है। ओल्ड मैन वहीं मर जाता है। एरिस ये सब सोफे के पीछे से देख रही थी। जो हुआ बहुत बुरा हुआ। ये सब उसकी वजह से हुआ था। अब रिचर्ड फंस चुका था। उसने मर्डर कर दिया था। सब कुछ छुपाने के लिए वो पूरा घर केरोसिन से भर देता है और आग लगाकर चला जाता है। एरिस जिंदा थी। वो जलना नहीं चाहती थी। बड़ी मुश्किल से उसने अपनी एक उंगली हिलाई और विंडो की ग्रिल खोलने की कोशिश करने लग गई। बाहर से रिचर्ड ये देख लेता है। वो समझ जाता है कि अंदर कोई जिंदा है। जाकर देखता है, एरिस ही है। अब वो उसे उठा के ट्रक में बिठा देता है। ये ट्रक ओल्ड मैन का ही होता है। अपनी कार्स तो ये लोग काफी दूर छोड़ आए थे, तो ट्रक से ही निकलते हैं। आयरिस चुप थी। बोल नहीं सकती थी, लेकिन सुन सकती थी। तभी रिचर्ड को उसकी बेटी की कॉल आती है। बेटी कहती है, डैड, मैं आपको बहुत मिस कर रही हूं, मैं और मॉम आपके पास आ रहे हैं। रिचर्ड कहता है, नहीं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, तुम लोग मत आओ। लेकिन उसकी बेटी मानती नहीं। बोलती है, हम घर आ रहे हैं। ये सुनकर रिचर्ड टेंशन में आ जाता है। इतना टेंशन कि उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट होते होते बचता है। और उससे भी बुरा, गाड़ी का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो फ्यूल स्टेशन आता है और एरिस को एक कैप पहना देता है ताकि कोई उसके फेस एक्सप्रेशन ना देख पाए। एरिस पूलादे अपनी पूरी ताकत लगा देती है सीट बेल्ट खोलने में। थोड़े बहुत हाथ हिल पा रहे थे, वही बहुत बड़ी बात थी। तभी उसकी नजर एक बच्चे पे जाती है जिसकी उम्र उसके बेटे जितनी थी। उसे देखकर वो और ज्यादा इमोशनल हो जाती है। बच्चा भी उसे देखकर कुछ समझ जाता है कि शायद वो मुसीबत में है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ पूछे, उसकी मॉम उसे वहां से ले जाती है। उस औरत को शक हो गया था। वो पीछे से पुलिस को कॉल कर देती है और गाड़ी का नंबर भी दे देती है। रिचर्ड ट्रक लेकर अपनी कार के पास जाता है, वही जहां उसने पार्क की थी। अब वो वापस अपने घर की तरफ जाना चाहता था। तभी एक पुलिस ऑफिसर आ जाता है और गाड़ी रोक लेता है। ऑफिसर कहता है, इस गाड़ी की रिपोर्ट आई है। रिचर्ड कॉन्फिडेंस से बोलता है, नहीं, आपको गलतफहमी हुई है, मैं तो अपनी वाइफ के साथ ट्रिप पे आया हूं। ऑफिसर कहता है, ठीक है, क्या मैं आपकी वाइफ से बात कर सकता हूं? आयरिस की शक्ल देखकर कोई भी कह देता कि कुछ गड़बड़ है। रिचर्ड बोलता है, वो स्ट्रंक है, इसीलिए ऐसा बिहेव कर रही है। बातों के बीच आयरिस विंडो नीचे करने में कामयाब हो जाती है। ऑफिसर उसके पास जाता है तो वो अपनी पूरी ताकत लगाकर धीरे से बोलती है, हेल्प मी। यही कहानी पलट जाती है। पुलिस को ट्रक से वो इंजेक्शन भी मिल जाता है जिससे रिचर्ड ने उसे पैरालाइज किया था। अब ऑफिसर समझ जाता है कि ये किडनैप केस है। लेकिन रिचर्ड भी समझ जाता है कि अब गेम पलटने वाला है। अपना बचाव करने के लिए वो उसी ओल्ड मैन की तरह पुलिस वाले को भी मार देता है। एक भारी चीज से उसके सर पे मारता है और वो ही एक वॉर उसे मार डालता है। फिर उसकी बॉडी उठाकर कार में डालता है और कार जला देता है।
सबूत मिटा देता है। अब एरिस पूरी तरह हेल्पलेस थी। कोई उम्मीद नहीं बची थी, लेकिन पैरालाइजिंग का असर अब थोड़ा कम हो रहा था। उसकी आवाज वापस आने लगी थी। वो रिचर्ड से बात करने लगती है, जानबूझकर उसे इमोशनल करने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे पता था रिचर्ड की एक बेटी है। पर जो आदमी किडनैप और मर्डर कर चुका हो, वो कैसे इमोशनल होगा? रिचर्ड उसकी बातों में नहीं आता। एरिस इंजेक्शन उठाती है और रिचर्ड की टांग में स्टैब कर देती है, लेकिन उसे इंजेक्ट नहीं कर पाती। इंजेक्शन अंदर गया ही नहीं। रिचर्ड हंसता है, बोलता है, बेचारी, तुम कुछ नहीं कर सकती। अब मेरा प्लान चेंज हो गया है। पहले सोचा था घर ले जाकर मारूंगा, पर अब फैमिली आ रही है तो नदी ले जाकर मारूंगा। रिचर्ड बोलता है, मैं तुम्हें टॉर्चर करना चाहता था, पर फैमिली ने मेरा प्लान बिगाड़ दिया। वो नदी किनारे आता है, एरिस को घसीट कर बोट में डाल देता है। एरिस आधी ताकत से वहां बैठी रहती है, सोचती रहती है क्या करूं। तभी उसे बैग में चाकू दिखता है। उसके दिमाग में नया आइडिया आता है। वो रोने का ड्रामा करती है, मेरी पेन की पॉकेट में बेटे की फोटो है, मरने से पहले देखना चाहती हूं, निकाल दोगे? रिचर्ड हंसता है पर मान जाता है। जैसे ही वो झुकता है, एरिस बिना टाइम वेस्ट किए चाकू निकालकर उसकी गर्दन से नीचे मुंह के अंदर स्टैब कर देती है। रिचर्ड दर्द से पागल हो जाता है। गन निकालता है मारने के लिए, लेकिन एरिस गन छीनकर उसे शूट कर देती है। रिचर्ड पानी में गिर जाता है। एरिस खुश थी, उसने एक साइको किलर को मार दिया। लेकिन खतरा अभी गया नहीं था। गोली की वजह से बोट में सुराख हो गया था। पानी भरने लगा। एरिस डूबने लगी, हिल नहीं सकती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, लेकिन उसकी बॉडी ऊपर तैरने लग गई, जैसे मुर्दा। थोड़ी देर बाद उसकी बॉडी नॉर्मल हुई। वो तैरते हुए किनारे आ जाती है, हंसने लगती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि उसने खुद को बचा लिया। वो निकलने ही वाली थी, तभी देखती है रिचर्ड भी दूसरी तरफ से निकल आया है। वो उसके पास जाती है। वो जिंदा था, पर आखिरी सांसें ले रहा था। एरिस चाहती तो पुलिस को बुला सकती थी, लेकिन उसे बदला लेना था। वो उसे वहीं तड़पता छोड़ देती है और मूवी यहीं खत्म हो जाती है।